गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर मैग्नेटिज्म, है ना। हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी तक के ख़त्म कर चुके एंड कैपेसिटेंस भी ख़त्म हो गया। हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म कौन सा पार्ट है? जब चार्ज पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगता है। जब हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे तो उसमें हम ये वाला चीज़ बता दिए थे कि जब चार्ज रेस्ट पर हो तो क्या पढ़ते हैं, चार्ज जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो क्या पढ़ते हैं, और अगर चार्ज एक्सेलरेट करे तो क्या पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म। स्टार्ट किया जाए मैग्नेटिज्म। देखिए मैग्नेटिज्म में क्या होता है समझें, किस प्रकार से हम मैग्नेटिज्म को डील करते हैं, कितने कितने मतलब तरीक़ा से डील किया जाता है, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आप जानते हैं इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल, इसको आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम आपको बताते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, किस प्रकार से इसको डील किया जाता है। मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये बात इसमें बताया गया है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीक़ा से इसमें चर्चा किया गया। तो हुआ क्या कि अभी देखिए स्टार्ट नहीं किया, अभी हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहे हैं ताकि मैग्नेटिज्म में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं इस बात पे हम लोग देख सकें। तो इसमें होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे जो है एक चीज़ बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक करेंट कैरिंग वायर है। एक्सपेरिमेंट ऐसे हो रहा था अपना इस तरीक़ा से, करेंट कैरिंग वायर है। अब लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इसके आसपास कुछ खोजा जाए, तो वो करेंट कैरिंग वायर लिया और बात किया जा रहा है चार्ज का, तो हम यहाँ पे चार्ज को रखें और चार्ज को स्टार्टिंग में हम रेस्ट में रखें। तो हमने देखा कि इस करेंट कैरिंग वायर के कारण इस चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। बहुत बढ़िया। लेकिन एक बच्चा ने क्या किया कि चार्ज को मूव करा दिया वेलोसिटी से। तो जैसे ही मूव कराया देखा गया कि वो डेविएट कर गया। ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो गया, डेविएटेड। लेकिन स्पीड को चेंज नहीं किया, विदाउट चेंज, यहाँ पर बोल सकते हैं विदाउट चेंज इन स्पीड। ध्यान से समझिएगा कि ये पार्टिकल को जब रेस्ट पर रखा तो ठीक था, रेस्ट पर रखा तो उसमें देखा गया कि करेंट कैरिंग वायर के कारण कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर रेस्ट चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि करेंट कैरिंग वायर के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा आपका। ये बात को आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर करेंट कैरिंग वायर जो आपका है वो आपका क्या कर रहा है कि अगर करेंट कैरिंग वायर आपका रेस्ट चार्ज पे अगर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इसका मतलब करेंट कैरिंग वायर आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं जनरेट करता है। फिर हमने क्या किया, चार्ज को कुछ स्पीड से मूव करा, यहाँ पर कुछ स्पीड दिए चार्ज को। तो जब चार्ज को हम स्पीड दिए तो हमने देखा कि वो क्या हो गया, डेविएट कर गया बिना स्पीड को चेंज किए हुए। देखिए डायरेक्शन चेंज कर रहा है पर वी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि करेंट कैरिंग वायर एक ऐसा फील्ड जनरेट करता है जो मूविंग चार्ज पर ही आपका फोर्स लगाता है। और वो फील्ड कैसा होगा, वो फील्ड कहाँ से आया, किस प्रकार का होगा, तो ऐसा किया गया कि वो फील्ड को फिर से ऑब्जर्व किया गया, डिस्कस किया गया, निकाला गया। कैसे निकाला गया कि ये फील्ड वैसा ही पाया जैसे कि एक मैग्नेट के पास जो फील्ड जनरेट होता है, सेम वैसा ही फील्ड करेंट कैरिंग वायर के पास हुआ। ये ऐसे ऑब्जर्व किया गया। कैसे ऑब्जर्व किया गया, तो कंपास को लाया गया। कंपास को जब आप लाइएगा तो कंपास का जो नीडल है तभी डिफ्लेक्ट करता है जब वहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। कंपास का नीडल तभी डिफ्लेक्ट होगा जब आपका वहाँ पर क्या हो, उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, तभी कंपास का नीडल आपका क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। फिर से हम रिपीट करते हैं। जब हम एक करेंट कैरिंग वायर लिए, एक चार्ज पार्टिकल लिए, पहले चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रखें, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब करेंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता।
दूसरी बात है, जैसे ही हम स्पीड दिए, मिस वेलोसिटी दिए, ये डेविएट कर गया बिना स्पीड को चेंज किए हुए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि करंट कैरिंग वायर आपका क्या जनरेट करता है, एक नई प्रकार का फील्ड जनरेट करता है जो आपको मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाता है, और वो फील्ड वैसा ही पाया गया जैसे कि मैग्नेट के पास था। ये कैसे पता लगाया गया, तो हम कंपास को लाएं, कंपास का नीडल तभी डिफ्लेक्ट करता है बच्चों जब आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट पूरा लिख रहे हैं, पूरा कहानी लिख देते हैं कि क्या क्या कहानी हुआ, और फिर यहाँ से आपका दो एस्पेक्ट निकलेगा, क्या क्या निकलेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं जो कहानी अभी हम बोले हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या किया गया, सबसे पहले कंसीडर कीजिए, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर एंड अ रेस्ट चार्ज placed near the current carrying wire, then be observe। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया क्या, नो एनी इफेक्ट ऑन, या किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं हुआ ऑन रेस्ट चार्ज, नो एनी इफेक्ट ऑन रेस्ट चार्ज। इसका मतलब आप क्या समझे, इट मीन्स करंट कैरिंग वायर, इट मीन्स करंट कैरिंग वायर डज नॉट जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, डज नॉट जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपका करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। बट अगर हम अगर यहां पर बोला गया, बट इफ चार्ज आर मूविंग विथ सम वेलोसिटी, then we observe charge are deviated। चार्ज क्या हो जाता है, डेविएटेड। लेकिन यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट चेंज इन स्पीड, बिना स्पीड को आपका चेंज किए हुए ये डेविएट हो जाता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स देखिए इस पार्ट को हम यहां पर लिख रहे हैं, यहां से यहां लिख रहे हैं, इट मीन्स करंट कैरिंग वायर जनरेटेड न्यू काइंड्स ऑफ फील्ड। तो क्या होता है, एक नई प्रकार का फील्ड को जनरेट करता है, न्यू काइंड्स ऑफ फील्ड, एंड फाइनली दिस फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसे फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, which is only force act on moving charge। तो एक मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो मूविंग चार्ज पर ही सिर्फ फोर्स लगाता है, ना कि रेस्ट चार्ज पे। तो इसीलिए जब आप रेस्ट चार्ज आप रखते हैं यहाँ पर, तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर क्या होता है, आपका फील्ड जनरेट मतलब कोई भी इफेक्ट चार्ज पर नहीं होता है, और जैसे ही आप इसको मूव कराते हैं ये डेविएट कर जाता है। आई होप कि आपको ये पूरा कहानी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ रिटन दिस। चलिए जल्दी से लिखिए, पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए जल्दी से।
देखिए मैग्नेटिज्म आपको हम पहले भी बता चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, मीन्स 12th पोर्शन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। देखिए ये पूरा इमेजिनेशन का खेल है। होता क्या है कि जब आप 11th पढ़ रहे होते हैं तो आपको जितने भी इमेजिनेशन आते हैं वो सामने से दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि गाड़ी को चलना तो आपको टायर दिखाई देता है, ठीक है ना। फैन को चलना, इंसान को चलना, कोई पार्टिकल को मूव कराना, ये सब देखिए आप रियल लाइफ में आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है 12th पोर्शन में जितने भी आपका टॉपिक है वो दिखाई नहीं देता है। जैसे कि करंट को चलना, चार्ज के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो नहीं दिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो नहीं दिखना, मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो नहीं दिखना, आपको कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए बच्चों ध्यान देने वाली बात है, इसमें इमेजिनेशन ज़रूरी है और ये आपको स्टार्टिंग से ही फोकस करना होगा। जैसे कि मैग्नेटिज्म जब स्टार्ट किए तो आपको ये पूरा ऑब्जर्वेशन, ये जो आपका है ये आपको पूरा ऑब्जर्वेशन ढंग से आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आप लिख लिए होंगे, ठीक है। तो हम हटाते हैं फिर इसको, 1 मिनट इसका थोड़ा सा हम ये चेक कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। हाँ ठीक, चलिए हटाते हैं। तो फिर पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे का काम करते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या हमने सीखा यहाँ से, किस प्रकार से सीखें। चलिए देखिए हमारे पास 2 एस्पेक्ट निकला, यहाँ से 2 एस्पेक्ट है। क्या? सबसे पहला बात हमने सीखा क्या कि करेंट कैरिंग वायर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो सिंपल सा क्या हो गया यहाँ पर, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, पहला एस्पेक्ट ये है जो हम पढ़ना चाहते हैं, मतलब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। किसके कारण? ड्यू टू, यहाँ से हम लोग किसके कारण निकालेंगे, करेंट कैरिंग वायर के कारण। देखिएगा करेंट कैरिंग वायर के कारण हम सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर करेंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उसके बाद सेकेंड एस्पेक्ट क्या है कि फोर्स निकालेंगे, किस पे? चार्ज पे। जो अभी देखें हम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने देखा क्या कि एक चार्ज था जिस पे आपका फोर्स लग रहा था ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर का समाप्ति इसी 2 पार्ट से होता है। तो पहला पार्ट हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर, एंड सेकेंड पार्ट निकालेंगे बच्चों फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पोर्शन। पहला पोर्शन में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर दूसरा में भी लगेगा। टोटल से ऐसा मान सकते हैं 11 से 12 क्लास लगता है। 12 क्लास में आपका मैग्नेटिज्म आपका समाप्त मिलेगा। चलिए स्टार्ट किया जाए, इस पर काम किया जाए। तो पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। आइए समझते हैं, कुछ लॉ के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये जो लॉ दिए हैं बायोट सावर्ट लॉ, ये मैग्नेटिक फील्ड का कहानी निकाला गया है। जो करेंट कैरिंग वायर के कारण हुआ था वो आपको बायोट सावर्ट लॉ के द्वारा दिया गया। अब आप समझिए कि किस प्रकार से हुआ। इन्होंने क्या किया कि इसको निकालने के लिए ढंग से समझिएगा, पहले एक करेंट कैरिंग वायर लिया और मान लीजिए कि यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया, करेंट कैरिंग वायर में एक छोटा सा एलिमेंट लिया, डीएल वेक्टर जिसको हम कहते हैं। एक छोटा सा पार्ट लिया गया एलिमेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएल वेक्टर कहते हैं। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया गया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया। ये तरीका बताएं कि आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आप एक करेंट कैरिंग वायर लीजिए, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए जिसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इस तरीका से डीएल ले लीजिए, और अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है तो आप इससे यहाँ पर मिला दीजिए और एक और यहाँ पर से वेक्टर निकल जाएगा जिसको हम आर वेक्टर कहेंगे। या फिर यूँ कह लीजिए कि आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी वेयर वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द
एलिमेंट फ्रॉम द एलिमेंट, ऐसे बोल सकते हैं। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अच्छा, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन की तरफ होगा। ऐसा नहीं कि सर करंट का डायरेक्शन ऊपर है और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन आप नीचे ले लीजिएगा, ऐसे भी नहीं कीजिएगा। तो ये कहानी आप फिर से समझ लीजिए, एक बार ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि ये जब तक नहीं आएगा आपको थीटा लेने नहीं आएगा, आपको आर वेक्टर लेने नहीं आएगा, आपको डीएल वेक्टर लेने नहीं आएगा। ये तीनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरत है, तभी आप मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के कारण निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक बार देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक करंट कैरिंग वायर है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। इसमें आपको छोटा सा लेंथ लेना है और उसका लेंथ कितना है, डीएल वेक्टर लेना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है, एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड वेयर वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है। आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से आप उसको ज्वाइन कर दीजिए, एंड दिस वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अंडरस्टैंड? तो देखिए अब इसको कहानी लिख देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम साथ में चल रहे हैं, बोर्ड भी चल रहे हैं, IIT चल रहे हैं, नीट सब चल रहे हैं, है ना। हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मेरे यहाँ, हर टाइप का फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाता है। जिस ऐप पे आप पढ़िएगा तो उस ऐप पे आपका हर टाइप का मिल जाएगा। पर अगर उसमें एक ऑप्शन आपका होगा IIT और मेन प्लस एडवांस का स्पेशलिस्ट के लिए, तो देखिए बच्चों उसमें क्या होता है, आपको डेरिवेशन नहीं कराया जाता है, उसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बताया जाता है। और डेरिवेशन जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि कहीं कहीं पे डेरिवेशन भी पूछा जाता है, जेईई मेन में, एडवांस में, आपका ये नीट में, कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन भी आता है। तो जहाँ पे पूछा जाता है सिर्फ वहीं पे वहाँ बताया जाता है। तो इसीलिए वो स्पेशल बैच है। जो लोग 12th के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ आप ऐप में IIT मेन प्लस एडवांस को सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, आप फाउंडेशन 12th या फाउंडेशन 11th ही सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको कोई भी डेरिवेशन नहीं कराया जाएगा। मैक्सिमम आपको डायरेक्ट फार्मूला बताकर उसके बाद आपको उससे क्वेश्चन कैसे किया जाता है उस पर फोकस कराया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इधर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आप देख रहे हैं, जो आप देखिए बोर्ड में क्या होता है, आप लिखने आना चाहिए, रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। तो जो चीज़ आपने किया यहाँ पे, जो भी आपने किया वो आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो हम पहले क्या किए, एक क्या लिए, वायर लिए। लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर, सिंपल सा करंट कैरिंग वायर। हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया एंड taken a small element of displacement vector, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, डीएल वेक्टर, एंड डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर यहाँ से देख सकते हैं इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करेंट। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डायरेक्शन आप डीएल वेक्टर का लीजिएगा वही डायरेक्शन करेंट का होना चाहिए, मतलब जो डायरेक्शन करेंट का होगा वही डायरेक्शन यहाँ पर होगा। एंड आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर of point P where we find magnetic field, जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम डीएल वेक्टर से, है ना। कहाँ से लिया गया है, तो डीएल वेक्टर से, ऑरिजिन से नहीं, डीएल वेक्टर से लिया गया है। एंड यहाँ पर एक और लिए, थीटा इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। देन यहाँ से लिख सकते हैं, देन बाय बायोट-सावर्त लॉ gives magnitude of
मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, आप यहाँ से क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड जो है आप देखिएगा ध्यान से, म्यू नोट बटा 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर बटा आर क्यू। देखिए यहाँ पर आपका लॉ है तो लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। कभी भी लॉ तभी दिया जाता है जब उसका डेरिवेशन नहीं होता है और हर जगह वो वैलिड होता है, तो इसलिए इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर हम बता दिए क्या होता है, म्यू नोट आई बटा 4 पाई dl क्रॉस r बटा आर क्यू, वेयर म्यू नोट आई को इसको k से भी डिनोट किया जाता है एंड इसका वैल्यू 10⁻⁻7 होता है एंड इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका यूनिट जो होता है वो वेबर पर मीटर होता है। ध्यान से देख लीजिए क्या होता है, वेबर पर मीटर होता है। ध्यान से यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हो जो होता है ये dl होता है, वेबर पर मीटर नहीं, वेबर मीटर होगा। ध्यान से देखिए वेबर मीटर होगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ से पर एम्पियर, ये बी म्यू नोट निकालना है तो बी आर क्यू हो जाएगा और एल मतलब मीटर स्क्वायर, तो वेबर मीटर, और आई क्या हो जाएगा, आई, तो वेबर मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। आप यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं म्यू नोट का। यहाँ पर म्यू नोट किसको कहा जाता है, देखिए म्यू नोट का भी बात बताते हैं, इसको कहा जाता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको पता होगा जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एप्सिलॉन नोट जैसा कोई चीज़ पढ़ाया गया था, लेकिन वो परमिटिविटी होता था। यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, परमीएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। इसी तरीक़ा से मीडियम के लिए क्या यूज होगा, परमीएबिलिटी ऑफ अ मीडियम एंड नोन एज म्यू। यहाँ पर म्यू नोट है और वहाँ पर क्या हो जाता है, म्यू हो जाता है। तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे और इसका एक फॉर्मूला इस तरीक़ा से डिस्क्राइब किया गया है। ये क्रॉस जो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि dl r sin थीटा, मतलब इसको एक तरीक़ा से आप और ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नोट बटा 4 पाई आई, यहाँ पर लिख सकते हैं dl इंटू r sin थीटा और बटा में आर क्यू है। तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं यार, और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं कि म्यू नोट बटा 4 पाई आई, dl के जगह dl ही रहेगा, dl बटा आर स्क्वायर, और इनटू में क्या लिख लीजिएगा, साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड आर वेक्टर, लिख लीजिए। जल्दी से लिखिए, पॉज कर लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। हटा दें। देखिए अब इसमें क्या है आपका, जैसे कि इसमें आप क्या देख सकते हैं, देखिए क्या होता है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आ गए। तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही आया आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले इसका डायरेक्शन आना चाहिए। तो एक तो डायरेक्शन जैसे हम पहले बेसिक वाला जानते हैं उससे बना सकते हैं, और एक रूल जो होता है वो पाम रूल होता है जो हम यहाँ पर नया सीखेंगे। तो हम दोनों रूल पहले डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे मैग्नीट्यूड पे भी बात करेंगे, ढेर सारा फिर क्वेश्चन करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड पे बात कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, यहाँ से आप लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे बात किया जाएगा। तो पहला रूल का राइट हैंड थंब रूल आप लोग को पता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब वेक्टर क्वांटिटी से पढ़ते आ रहे हैं। राइट हैंड, यहाँ से आप लिख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल, यहाँ से आप लिख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो पहला राइट हैंड थंब रूल और दूसरा पाम रूल होता है। हम दोनों रूल बताएंगे, आपको कौन सा रूल इजी लगता है उसके अनुसार आपको बनाना, लेकिन आप कोई भी रूल से, हमको डायरेक्शन से मतलब है तो हम डायरेक्शन सिर्फ बात करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे कोई वेक्टर ए है और ये वाला कोई वेक्टर बी है। अब बताइए हम आपसे पूछें कि बताइए ए क्रॉस बी किधर होगा,
ए क्रॉस बी किधर होगा, तो देखिए ए वेक्टर आपका इधर है और बी की तरफ मोड़ रहा है, तो क्या किधर हुआ, बाहर की ओर हुआ। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं। अगर यही आपका बी क्रॉस ए पूछा होता, देखिए बी के तरफ अंगुली रखिए, ऐसे लिखा चुके हैं ये वेक्टर में, बी के तरफ अंगुली रखिए और ए के तरफ फोल्ड करिए, है ना। अपना फिंगर को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जिस वेक्टर के तरफ करना, जैसे ए क्रॉस बी था तो ए के तरफ अंगुली रखें और बी के तरफ फोल्ड किए, और अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होता है, ए क्रॉस बी का। बी क्रॉस ए पूछ रहा है तो बी के तरफ अंगुली रखिए और ए के तरफ मोड़िए, तो डायरेक्शन किधर हो गया, अंदर हो गया। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ए और बी के बीच में नहीं, करेंट मतलब डीएल और आर के बीच में है, और डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करेंट का डायरेक्शन होता है। तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका करंट ये है, ठीक है, और आपको यहाँ पर निकाल के बताना है, यहाँ पर निकाल के बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो एक बात बताइए, जिधर करंट का डायरेक्शन है क्या डीएल उधर ही है, और क्या मेरे लिए आर नीचे हो जाएगा, क्योंकि आर वेक्टर आपको बोले थे कि क्या होता है, आर वेक्टर हमेशा डीएल वेक्टर से, आप डीएल यहाँ पर मान लीजिए, चाहे कहीं पे भी मान सकते हैं, तो डीएल वेक्टर से जो होता है वहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। डीएल वेक्टर मेरा जो भी होगा, है ना, उससे हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं वहाँ से, और वो मेरे लिए कौन सा वेक्टर बन जाता है, आर वेक्टर। तो देखिए डीएल इधर है और आर वेक्टर किधर है, नीचे, डीएल इधर और आर वेक्टर नीचे, तो अंदर हुआ कि नहीं हुआ। अगर इस पॉइंट पे हमको लें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो आपके लिए क्या होगा, डीएल वेक्टर क्या इधर है, इधर की ओर। देखिए डीएल इधर होता है जिधर करंट होता है, तो डीएल वेक्टर किधर हो गया, जिधर करंट होगा, और आर वेक्टर किधर है, नीचे। तो डीएल क्रॉस आर जब करिएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका किधर की ओर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को। थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन करा देते हैं इससे। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए जैसे आप सोचिएगा, इसमें हम क्या बोले कि मान लीजिए कि करेंट आपका अंदर की ओर है, ठीक है, और हम बोले कि इस पॉइंट पे ये हमारा आर वेक्टर होगा जहाँ पे निकालना है, क्योंकि करंट अब अंदर की ओर हो गया, इस तरीक़ा से अंदर है, और यहाँ पर, तो यहाँ पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो एक बार पॉज करके खुद से सोचिए, है ना, बिना सोचे फिजिक्स में तो कुछ आ ही नहीं सकता, रट के नहीं आ सकता, हम ला के यहाँ पर बता दें, जब तक आप नहीं सोचिएगा कुछ नहीं हो सकता। तो डीएल वेक्टर अंदर की ओर है, तो आप क्या कीजिए, अंदर की ओर कीजिए अंगुली, अंदर की ओर। और डीएल वेक्टर, क्यों डीएल वेक्टर अंदर की ओर हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि करंट का डायरेक्शन अंदर है, और जिधर करंट होता है उधर ही डीएल होता है। तो देखिए डीएल क्रॉस आर करिएगा, देखिए सीधा इस बार नहीं कीजिएगा क्योंकि आपका सीधा नहीं है, थोड़ा तिरछा है, तो आप सीधा ऐसे नहीं कीजिए, थोड़ा सा तिरछा करिएगा। तो डीएल और आर इधर है, तो क्रॉस आर, तो आपका देखिए इधर चला जाएगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पर वो इधर होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए करंट किधर है, अंदर की ओर है, तो इसका मतलब डीएल वेक्टर भी अंदर की ओर होगा। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, तो डीएल अंदर है, इसको फोल्ड कीजिए, डीएल क्रॉस आर, क्या ये वाला हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए यहाँ से डीएल क्रॉस आर, मतलब यहाँ पे अगर आप देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो कुछ इधर होता है। जैसे आप यहाँ पर इसको भी देखिए, जैसे और बताते हैं, देखिएगा देखिएगा जैसे बता रहे हैं, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसे है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मेरे लिए क्या आर वेक्टर ये वाला हो गया, क्योंकि करंट कैरिंग वायर से ही हम लोग निकालते हैं आर वेक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि करंट किधर की ओर है, बाहर की ओर है। तो आप देख लीजिए करंट बाहर की ओर है, ठीक है, बाहर की ओर है, पर क्या थोड़ा सा आर वेक्टर तिरछा है, जिधर आर वेक्टर है उधर फोल्ड कर दीजिए और मोड़िए। देखिए करंट बाहर की ओर है, मतलब डीएल वेक्टर भी बाहर की ओर होगा। अब आर वेक्टर थोड़ा सा तिरछा है तो मोड़िए, तो क्या इस डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो आपको क्या करना है, डीएल ढूंढना है। डीएल किधर होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो डीएल होता है, देखिएगा यहाँ पर जो डीएल होता है वो किधर होता है, ध्यान दीजिए। डीएल हमेशा करंट के डायरेक्शन में होता है। आर वेक्टर किधर होता है, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है, वहाँ करंट से आप वहाँ पे लाइन मिला दीजिए, वही आपका आर वेक्टर होता है। तो आई होप कि ये रूल आप समझ में आ गया होगा, ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले से चल रहा था, इसलिए इसमें हम कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, ये पहले से आप लोग जानते हैं। पाम रूल क्या होता है अभी हम बताते हैं कि उस पाम रूल हम लोग किस तरीक़ा से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना।
पाम रूल हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिएगा, पाम रूल आपको समझाते हैं। दूसरा जो रूल है वो रूल को कहते हैं, क्या कहते हैं, पाम रूल। देखिएगा पाम रूल क्या होता है। पाम रूल का मतलब ये वाला, ऐसे ये पाम रूल होता है, राइट हैंड पाम रूल होता है। देखिएगा, सबसे पहले बोला कि मान लीजिए कि ये करेंट का डायरेक्शन आई है और हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो स्टेटमेंट पहले जो लिख रहे हैं वो समझिएगा। यहाँ पर बोला कि क्या करना है, पुट यहाँ पर थंब इन डायरेक्शन ऑफ, पुट थंब ऑफ राइट हैंड, यहाँ पर राइट हैंड भी मेंशन करना है, ऑफ राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ current and stretch the finger, where we find, किधर स्ट्रेच करना, जहां we find magnetic field, then the direction of palm gives direction of मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझिए क्या बोला, पहला क्या बोला, पहले आप राइट हैंड थंब लीजिए, फिर अंगूठा को किधर करिए, करेंट के तरफ, फिर अंगुली किधर खोलिए, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये जो पाम है, ये वाला जो पाम है, देखिए ये वाला जो उसका जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का होगा। देखिए पहला क्या करना है, करेंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखना है, देखिए करेंट के डायरेक्शन में, फिर क्या करिए, खोलिए इसको करंट के डायरेक्शन में, फिर इसको खोलिए, क्या डायरेक्शन किधर की ओर हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है। इसका मतलब जो हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका अंदर की ओर हो गया। हम एक बार वापस रिपीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। पहले क्या करना है, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, फिर फिंगर को खोलना है किधर, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, देन डायरेक्शन ऑफ पाम गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई भी अब निकाल सकते हैं, ये नया रूल सीखे हैं हम लोग, इससे हम लोग नया रूल तरीका से अपनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि और एक दो एग्जांपल कराते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको जो करेंट कैरिंग वायर कुछ इस प्रकार आई है और आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पूछ रहा है, जल्दी से बताइए, लेकिन वो खुद से करके बताना है, पॉज करिए पहले, उसके बाद बनाइए, फिर यहाँ से आंसर मिलाइएगा। सबसे पहला काम क्या है कि डायरेक्शन ऑफ थंब को जो है किसके डायरेक्शन में रखना है, अपना करेंट के डायरेक्शन में। फिर अंगुली किधर खोलना है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अंगुली उधर खोलिए, फिंगर उधर स्ट्रेच कीजिए जिधर आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इधर है। तो देखिए डायरेक्शन किधर आ गया, बाहर की ओर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर हो जाएगा। यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की ओर होगा, बाहर की ओर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कि पहले किधर क्या करना है, अंगूठा को अपना करेंट के डायरेक्शन में रखना है, फिर आपको क्या करना है, अंगुली उधर खोलिए जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। अब देखिए पाम का डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो इसलिए बाहर हो गया। अब आई होप कि ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। और इस टाइप का कई चीज़ें आपको सवाल इजी कर देता है, डायरेक्शन सिर्फ आना चाहिए। मेरा कहना माने तो पाम रूल इज़ द बेस्ट रूल फॉर द डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो इजी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगेन एक और एग्जांपल आपको हम करा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो है करेंट का डायरेक्शन अंदर की ओर है,
ये जो है आपका क्या है, करंट का डायरेक्शन किधर की ओर है, अंदर की ओर है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीका से आपसे पूछा, बताइए क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखिएगा, फिर अंगुली को उधर खोलना है जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फिंगर को उधर खोलना है जिधर, स्ट्रेच करना है फिंगर को जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए तो अंदर देखिए, पहले डायरेक्शन ऑफ करंट के तरफ अंगूठा रखिए, फिर खोलिए, क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया आपका। बहुत आसान है ये रूल, आप अगर इसको बार बार अप्लाई कीजिएगा, 2 से 3 सवाल, 4 सवाल, 10 सवाल में जैसे ही अप्लाई कर लीजिएगा आपको डायरेक्ट फिर निकालने आ जाता है। एक और कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरीका से आपका, देखिए इस पर थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, उल्टा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए करंट ये है, ठीक है, और आपको बोला कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, करंट का डायरेक्शन इस बार किधर की ओर है, बाहर की ओर है, तब बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। चलिए, तो करंट बाहर की ओर है, करंट किधर की ओर है, बाहर की ओर है, अंगुली किधर खोलना है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट किधर की ओर है, बाहर की ओर है। पहले आप लोग पॉज कीजिएगा, उसके बाद बना के ट्राई कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर करके ऐसे कीजिए, डायरेक्शन की तरफ अपना थंब को रखिए, फिर अपना थंब स्ट्रेच कीजिए फिंगर को, फिर देखिए डायरेक्शन क्या इधर आ गया, तो आप देख सकते हैं आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इधर है। तो ये आपका डायरेक्शन है, 2 रूल से, एक राइट हैंड थंब रूल, एक राइट हैंड पाम रूल। ये भी कौन सा है, राइट हैंड पाम रूल। वो स्टेटमेंट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपका पहले से वो पढ़ा हुआ है। यह है राइट हैंड पाम रूल, वो है राइट हैंड थंब रूल, उसका अलग रूल्स था, इसका अलग रूल्स है। बट मैग्नेटिक फील्ड में सबसे ज़्यादा ये होता है, पर कई बच्चों को वही ज़्यादा पसंद होता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड पे बात किया जाए तो ये रूल ही ज़्यादा वैलिड होता है, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग आते हैं, मैग्नीट्यूड भी चर्चा कर लिए, डायरेक्शन भी चर्चा कर लिए। अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो है इसके बेसिस पे जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटे सा बात है। चलिए हो गया। चल रही है, छोटा सा ऐसे ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे करेंगे। मेन हम लोग आगे का क्वेश्चन करना है। जैसे मान लीजिए करेंट कैरिंग वायर है, इसका लेंथ जो है मान लीजिए 4 मीटर है और इसका जो है 6 मीटर है। यहाँ पे निकालना है एंगल आपका थीटा इक्वल टू 37 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो बताइए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है म्यू नोट बटा 4 पाई, और आई का भी वैल्यू दे रखा है, आई का वैल्यू आपका 2 एम्पियर है मान लीजिए। तो आई यहाँ से क्या लिख सकते हैं, DL क्रॉस R लिखिएगा बटा RQ, या फिर एक फार्मूला और आपको हम बताएं, म्यू नोट बटा 4 पाई आई, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, DL लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, एंड साइन थीटा लिख सकते हैं बटा RQ। कटने के बाद सिर्फ स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा देख लीजिएगा, म्यू नोट आई बटा 4 पाई DL बटा R स्क्वायर। तो DL देखिए छोटा छोटा अगर DL लीजिएगा तो क्या ये टोटल आपको वायर को लेना पड़ेगा, तो टोटल मिला के क्या 4 हो जाएगा। तो ये आता है इसका म्यू नोट बटा 4 पाई, करेंट है 2, ये है 4, और R का वैल्यू देखिए 6 का स्क्वायर है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। अच्छा यूनिट नहीं बताएं, तो यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो आपका क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला, जिसको हम लोग बार बार T से डिनोट करते हैं।
उसके बाद ये कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सवाल के पहले लिख लीजिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इसका एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, और इसी पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से ये लिखिए। अब याद कीजिए, आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिराइव करवाए थे फाइनाइट रॉड के कारण, है ना, और फाइनाइट रॉड पे के बाद इनफाइनाइट रॉड करवाए थे। सेम कहानी यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम यूज करते हैं करेंट कैरिंग वायर के कारण, जिस तरीक़ा से वहाँ पर यूज होता था उसी तरीक़ा से हम यहाँ पर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है इस तरीक़ा से यूज होगा, देखिएगा, हटा दें, हटा रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करते हैं इस टाइप का। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, हर अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग होता था, उसी तरीक़ा से यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए किस तरीक़ा से कैलकुलेट होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करेंट कैरिंग वायर, फाइनाइट लिया गया है, मतलब लेंथ फिक्स होगा। याद कीजिए, आपको फिगर बनाते ही समझ में आ जाएगा। एंड अगेन ये बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये करेंट कैरिंग वायर है आई, और आपको डी दूरी पर यहाँ पर निकालना है, और आपका जो है ये वाला एंगल है θ1 और ये वाला एंगल है θ2। तो याद कीजिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसका एक और फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि जहाँ पे एलिमेंट टू एलिमेंट ले सकें। एक तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, और एक जो एलिमेंट लिया जा सके और अच्छे से उससे डील किया जा सके। यहाँ पे निकालना है, करेंट कैरिंग वायर है, इसका नाम आप O रख दीजिए, और यहाँ पे O है, और यहाँ से Y दूरी पर जाके हम छोटा सा dy जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं वैसे ले लिए dy, और उसके बाद यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, ये हमारा ये d दूरी है और ये थीटा मान लेते हैं। याद कीजिए, आपको डेरिवेशन पता होगा, ऐसे ही एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाता है। तो अगर ये थीटा है तो ध्यान से देखिए, ये वाला कितना है 90, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और जब ये वाला एंगल आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि 180 में से ये घटाइएगा तो 90 प्लस थीटा आ जाएगा। तो ये थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा है। तो देखिए ये वाला मेरे लिए कौन सा वेक्टर हो गया है, आर वेक्टर हो गया है ना। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये जो स्मॉल एलिमेंट है, वो दोनों को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए कौन सा वेक्टर हो जाता है, आर वेक्टर बन जाता है। तो इसका कहानी आपको लिखना होगा, क्योंकि ये बोर्ड में आता है तो पूरा स्टेटमेंट ढंग से लिखने आना चाहिए, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जितना भी होता है लिख लेते हैं। क्या की हम सबसे पहले, लेट अस कंसीडर अ करेंट कैरिंग वायर, let us consider a current carrying wire and taken a small element of displacement dy, जिसका डिस्प्लेसमेंट dy है फ्रॉम एट अ डिस्टेंस, यहाँ पर एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम पॉइंट O। कहाँ से, O पॉइंट से y दूरी पर हम एक छोटा सा एलिमेंट लिए जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, dy है। ठीक है, उसके बाद we फाइंड, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एंड यहाँ से एंगल बिटवीन dy वेक्टर एंड r वेक्टर, dy मतलब जो dl वेक्टर था, यहाँ पर हम y लेके चल रहे हैं, dy वेक्टर एंड r वेक्टर, इसके बीच में क्या आ गया 90 प्लस थीटा। तो हम लोग को एक तो एंगल चाहिए था, दूसरा r चाहिए था। तो r वेक्टर तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या r को हम d सेक थीटा लिख सकते हैं,
अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का अच्छा ज्ञान है तो आर देखिए बेस है, हाइपोटेनस है, तो क्या हम इसको d बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो 1 बटा कॉस थीटा क्या सेक थीटा बदल जाएगा, तो r का वैल्यू d सेक थीटा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट P। पहले छोटे से एलिमेंट के लिए हम पहले निकाल लेते हैं एट पॉइंट P पर, ठीक है ना, बहुत छोटे से एलिमेंट के लिए। तो उस छोटे से जब एलिमेंट के लिए हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, देखिएगा ध्यान से, तो रियलिटी में फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं म्यू नोट बटा 4 पाई आई, यहाँ पर होगा dl क्रॉस r और बटा यहाँ क्या होगा r3। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से म्यू नोट आई बटा 4 पाई, dl के जगह क्या है dy, r के जगह क्या है d सेक थीटा, एंड यहाँ पर फिर क्या होगा साइन 90 प्लस थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा आर क्यू का मतलब क्या होगा, r मतलब d सेक थीटा का जो होगा यहाँ से आप q लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं। अभी ये फॉर्मूला नहीं हुआ है, बस एक अभी डायरेक्ट लिखे हैं, अभी तो इसमें सॉल्व करना बाकी है। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, देखिए आप जैसे जैसे एलिमेंट को ऊपर लेते जाइएगा या फिर आप इस एलिमेंट को जब नीचे लाइएगा तो देखिए आपका थीटा का वैल्यू चेंज होगा और dy का वैल्यू भी चेंज होगा। मतलब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो इंटीग्रेट जब करिएगा तो हमेशा एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके करिएगा। जब भी आप इंटीग्रेट करिएगा तो हमेशा एक वेरिएबल में कन्वर्ट करिएगा। तो एक वेरिएबल जैसे अभी यहाँ पर क्या है थीटा है, यहाँ पर क्या है 90 प्लस, यहाँ थीटा है y है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इस पूरे पोर्शन को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखिएगा क्या tan थीटा को हम y बटा d लिख सकते हैं, y बटा d, तो y बराबर क्या हो जाएगा d tan थीटा हो जाएगा। तो देखिए आपको हमको y यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है dy लिखना है। तो इसका मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो dy d tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा और इंटू क्या लिख दीजिए d थीटा। ये तरीका आप सीख रहे हैं, बहुत दिन से ये सिखा दिए कि कैसे ये लिखा जाता है। अगर y नहीं चाहे कि dy तो इसको बस डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और ये अगर tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा है तो फिर थीटा को भी कीजिए d थीटा, ठीक है ना। तो dy के जगह पर देखिए वहाँ पुट कर दीजिएगा तो कंप्लीट थीटा में आ जाएगा। तो एक बार क्या कीजिए इसको पॉज कीजिए और लिखिए, फिर हम कराते हैं। इसको जल्दी से पॉज कीजिए, पॉज करके लिखिए जल्दी से। हो गया, चलिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं dy के जगह बस याद रखिए d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा है, और एंगल उंगल का खेला दिखा दिए, ठीक है। तो हम ये वाला ही पोर्शन हटाते हैं क्योंकि अभी फिगर काम का है, ये फिगर ज़रूरी है, ठीक है। देखिए तो जब आप छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आप लिखिएगा dB तो क्या लिखिएगा म्यू नोट बटा 4 पाई आई, तो लिखिएगा ही लिखिएगा। dy के जगह क्या लिखिएगा d सेक स्क्वायर थीटा, देखिए ये वाला पोर्शन, एंड d थीटा यहाँ पर लिखिएगा, d थीटा भी लिखिएगा, ठीक है। dy हो गया, एंड यहाँ पर क्या लिखिएगा इंटू d सेक थीटा लिखिएगा यहाँ पर ये वाला, और यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, क्या कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या यहाँ नीचे dq और सेक q थीटा है, तो मेरे ख्याल से ये कैंसिल हो जाएगा, d और एक d बच जाएगा नीचे खाली। तो यहाँ से जो dB हो गया, यहाँ पर dB जो हो गया वो क्या हो जाएगा म्यू नोट बटा 4 पाई, और यहाँ से I है, और यहाँ से देखिए कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ dB है, और यहाँ देखिए d थीटा हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब बात ये आती है कि सर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपका पूरा का निकल जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आपको पूरा को निकल जाएगा। लेकिन आपको हम एक बात बताए थे कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो पहले हर एलिमेंट के कारण आप डायरेक्शन देखिए, अगर डायरेक्शन सब एलिमेंट के कारण सेम है तभी हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका देखिए डायरेक्शन क्या होगा, देखिए अगर ये करेंट कैरिंग रॉड है, करेंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट करेंट कैरिंग वायर है, तो देखिए अगर हम इसको करेंट को हम उस डायरेक्शन में रखें, करेंट को कहीं भी आप देखिए ये एलिमेंट लीजिए, चाहे ये एलिमेंट लीजिए, चाहे ये एलिमेंट लीजिए, चाहे कहीं भी एलिमेंट लीजिए, क्या हम पाम रूल से क्या करते हैं, हम डायरेक्शन के करेंट के डायरेक्शन में थंब को रखते हैं, और जिधर निकालना है क्या उसको हम अंगूठा अपना उंगली को खोलते हैं, स्ट्रेच करते हैं, और जो पाम का डायरेक्शन होता है वो
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्या सारे एलिमेंट के कारण आपका डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, सारे एलिमेंट के कारण जो डायरेक्शन होगा अंदर की ओर होगा। क्योंकि कहीं भी चेक कर लीजिए, यहाँ भी आप चेक कीजिएगा तो देखिए जब यहाँ पर ऐसे है और जब आप खोलिएगा तो देखिए अंदर की ओर है, इधर करिएगा तो खोलिएगा तो देखिए अंदर की ओर है। कहीं भी इस रीजन में देख लीजिए, कोई भी एलिमेंट लीजिए और उस एलिमेंट को करेंट के डायरेक्शन में अंगूठा लगाइए और फिर अपना खोलिए और देखिए डायरेक्शन सब आपका अंदर की ओर ही होगा। मतलब आपका हर एलिमेंट के कारण डायरेक्शन सेम है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि हियर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच एलिमेंट इज सेम। सो टू find net magnetic field at point P, integrate the above expression मतलब ऊपर वाला एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ, इन इंटरवल -θ2 to θ1। कैसे माइनस क्यों लिखे, हम ये रीज़न आपको कल बता चुके, मतलब पहले भी बता चुके हैं। जैसे देखिए हम जो थीटा का एलिमेंट लिए हैं, क्या हम ए वाला पोर्शन से लिए हैं, थीटा का जो एलिमेंट लिया गया है आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन से लिया गया है थीटा का एलिमेंट। तो अगर ये वाला से थीटा का एलिमेंट लिया गया है तो इसके जो नीचे अगर एलिमेंट काउंट होगा तो क्या नेगेटिव में होगा। तो नीचे वाला कवर करने के लिए क्या हम ये -θ2 लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट लेने का तरीका है वो हम यहाँ से कंसीडर किए हैं, इसीलिए हम थीटा कंसीडर करके चल रहे हैं, यहाँ से थीटा किए थे। तो इसके जो नीचे एलिमेंट लेना पड़ेगा वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम ये वाला पोर्शन फिर से हटा रहे हैं, देखिए नीचे वाला। और आप ऊपर देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं dv को, एंड यहाँ से आपका आ जाएगा μ0I/4 πd, इंटीग्रेट कर लीजिए cos थीटा d थीटा -θ2 से +θ1। तो आपको दिख जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड μ0I/ क्या आ जाएगा 4 πd, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा और -θ2 से +θ1। तो जब इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आई होप कि आप ये सब अच्छे से सीख लिए होंगे वैल्यू पुट करने वाला। अब तो 11th के तो है नहीं, आप लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं sin θ2 बी नेट। मेरे ख्याल से शायद नीचे नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इस एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। आप इस चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे, देखिए ये वाला पोर्शन को हटा देते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा सॉल्व होकर आया वो कितना आया μ0I/4 πd, यहाँ से क्या होगा sin θ1 + sin θ2। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में 2 आया था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। अगर करंट कैरिंग वायर फाइनाइट है तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दूरी पर d दूरी पर आप अंदर की ओर निकाल सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड, और उसका वैल्यू कितना हो गया μ0I भी होगा, भैया I भी होगा हर जगह, यहाँ पर I होगा μ0I/4 πd sin θ1 + sin θ2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मतलब जितना भी स्टार लगाइएगा जेईई मेन के लिए, नीट के लिए, एडवांस के लिए कम ही रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्लियर है। मतलब क्वेश्चन एक आना ही आना है इस चैप्टर से, किसी भी दो पार्ट है इसका, तो 2 पार्ट जो है दोनों पार्ट से क्वेश्चन आना निश्चित है, चाहे जैसे आए, मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन से भी और फोर्स वाला पोर्शन से भी। क्लियर है, लिख लीजिए जल्दी से। तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए हो गया, हटा दें, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए।
चलिए देखिए आगे, ठीक है ना। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे देखिए एक करेंट कैरिंग वायर है, एक जगह जैसे फॉर्मूला लिख देते हैं, ये आपका θ1 है, ये आपका θ2 है, और ये परपेंडिकुलर दूरी होना चाहिए। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आया अंदर की ओर आया, और B का वैल्यू कितना होगा, μ0I/4πd। यहाँ से क्या होगा sin θ1, और यहाँ से क्या होगा sin θ2। तो यहाँ से आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, पहले एक छोटा सा ऐसे क्वेश्चन इससे कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका ऐसे है, करेंट कैरिंग वायर है I, और ये आपका जो है ये एंगल आपका कितना है 30 डिग्री है, और ये आपका कितना है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर दूरी D दिया गया है। तो बताइए P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो एज इट इज़ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, और कुछ नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखिए θ1 का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, और θ2 का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। तो जब फार्मूला यूज करिएगा तो आपका आएगा μ0I/ क्या आएगा 4πd, यहाँ से आएगा sin 30 एंड यहाँ से आएगा sin 60, मेरे ख्याल से 1/2 एंड √3/2, तो √3 + 1, यहाँ से आ जाएगा μ0I, यहाँ से 1/2 तो यहाँ से 8πd आ जाएगा, और यहाँ से देख लीजिए √3 + 1 आ जाएगा। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का आंसर एंड किधर की ओर होगा, अंदर की ओर हो जाएगा। तो इसको भी पॉज करके लिख लीजिए। छोटा छोटा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग अच्छे लेवल पे जाएंगे। देखिए आगे, जैसे कभी कभी क्या होता है, इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है, इस तरीक़ा से कभी कभी बच्चा को ऐसे दे दिया जाता है, करेंट कैरिंग वायर है और इसके जो परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता है, और ये आपका इस तरीक़ा से है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि आपका 30 डिग्री है, और ये मान लीजिए कि आपका 45 डिग्री दे दिया। अब पूछा मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान रखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए पाम रूल अप्लाई कर लें। पहले तो डायरेक्शन ऑफ करेंट के अकॉर्डिंग थंब को रखें, और फिर जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना खोलें। क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर हो गया, तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर हो गया, क्योंकि डॉट लगाइएगा तो बाहर की ओर ही रहेगा। उसके बाद हम लोग फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। θ1 आप देख सकते हैं कितना है, कोई भी θ1 ले लीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। θ1 एंड θ2 जो मैंने वो ले लीजिए। आप ऐसे नहीं कि उसको पहले सीधा करके चेक कीजिए कि कौन θ1 है कौन θ2 है, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी करते हैं टाइम वेस्ट करते हैं फालतू में, सीधा सीधी आप लिखिए, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो जब 4πd लिखिएगा sin θ1, तो यहाँ से sin 30 और प्लस में आप यहाँ से लिख सकते हैं sin 45 डिग्री। तो यहाँ से आपका आ जाएगा μ0I/4πd एंड यहाँ से 1/2 + 1/√2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कुछ इस तरीक़ा से आएगा, और ये जो होगा आपका अंदर की ओर बाहर की ओर होगा। एक क्वेश्चन और इस टाइप से, फिर थोड़ा सा हम लोग अलग करेंगे, इनफाइनाइट चलेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग ऐसे करते हैं, देखिएगा इस तरीक़ा से, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक करेंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और ऐसे है हमारा क्वेश्चन जो है इस तरीक़ा से, देखिएगा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है आपका 30 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है आपका 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है, ये 30 है, ये 60 है, और ये जो दूरी है A है, और करेंट कैरिंग वायर है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का कराया गया था, जिसमें θ1 एंड θ2 को थोड़ा सा अलग तरीक़ा से आपको बताया गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला तो आप θ1 और θ2 को पकड़ने का तरीका को समझिए। हम आपको वहाँ भी समझाए थे, यहाँ भी समझा रहे हैं। देखिए अगर देखिए ये परपेंडिकुलर वाला लाइन है, D वाला लाइन है, तो आप D वाला लाइन सबसे पहले सेलेक्ट वहाँ पर कर लीजिए। अगर हम उससे पहला वाला लाइन, मतलब ऊपर वाला जो मिल के लाइन बन रहा है, सबसे ऊपर वाला कॉर्नर जो मिल के लाइन बना रहा है,
परपेंडिकुलर से देखिए किस डायरेक्शन में, ऊपर वाला डायरेक्शन में θ1 है, और अगर उसका उल्टा डायरेक्शन चलें और दूसरा इंड वाला लाइन मिला रहे तो वो θ2 है। उसी तरीक़ा से हम यहाँ पे करते हैं। देखिएगा, क्या ये परपेंडिकुलर वाला है, क्या ये पहला वाला लाइन है, तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिलाएं तो ये मेरे लिए θ1 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और उल्टा चलना है और दूसरा वाला लाइन खोजना है तो कहाँ मिला, तो देखिए 330 डिग्री में उल्टा चलना है और दूसरा कॉर्नर वाला लाइन ढूंढना है, तो जहाँ पे मिल जाएगा उसको 330 या फिर इसको -30 भी लिखिएगा तो आपको काम चल जाएगा। तो आप -30 डिग्री भी लिख सकते हैं और 60 θ1 कितना हो गया 60 डिग्री, या यहाँ पर 330 भी लिखा जा सकता है और यहाँ पर 330। तो जब वैल्यू पुट कर दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड का तो कितना आ जाएगा, देखिए μ0I बटा कितना आ जाएगा 4πd एंड साइन θ1 कितना, तो यहाँ से आ जाएगा sin 60 एंड साइन θ2 मतलब माइनस में sin 30, तो माइनस में तो क्या माइनस sin 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आ जाएगा μ0I बटा 4πd और यहाँ से √3/2 एंड माइनस में 1/2, बाकी सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए अभी भी देखिए अंदर की ओर ही होगा, अभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका अंदर की ओर होगा, क्योंकि आप ऐसा ट्रीट कीजिए कि यहाँ पर भी करेंट कैरिंग वायर है, तो इस तरीक़ा से देखिए खोलिए तो अंदर की ओर ही होगा, या फिर यहाँ से भी देखिएगा तो खोलिएगा तिरछा करके तो भी तो अंदर की ओर ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे अच्छे लेवल का सवाल के साथ। ये तो बेसिक सवाल था जो आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट करेंट कैरिंग वायर था। अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए, और इससे रिलेट करके आपका ढेर सारा सवाल। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।